नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हैं तो आपका उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और यदि दोस्तों आप किसी भी फील्ड में यानी कि लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं, किसी भी फील्ड में, केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, इसरो में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप यदि लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। और इस वीडियो में आपके लिए दोस्तों 30 क्वेश्चन लेके हैं, जिनमें आपका लास्ट में टेस्ट भी होगा 3 से 4 क्वेश्चन का। और इसके साथ साथ ही आपका कितना स्कोर रहता है 30 में से, वो आप ज़रूर कमेंट में करें, ताकि आपको पता चले कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ही दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन में क्यूरी हो तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे पर्सनल नंबर मिल जाएंगे, जिस पे आप कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 31 नंबर का या पहला नंबर का क्वेश्चन यही है दोस्तों कि डीबीएमएस का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो क्या हो जाएगी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसका बी है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है दोस्तों, तो एक प्रोग्राम का संग्रहण होता है, यानी कि प्रोग्राम का क्या होता है दोस्तों, जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम का क्या होता है दोस्तों, संग्रहण। क्या होता है दोस्तों, संग्रहण होता है, यानी कि उनका क्या होता है, कलेक्शन होता है डीबीएमएस। यानी कि डीबीएमएस क्या होता है दोस्तों, जो प्रोग्राम होते हैं हमारे, उन प्रोग्राम का संग्रहण किसे कहते हैं दोस्तों, डीबीएमएस कहते हैं उनको। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसको हम इनकी सीडीएस और आईएसआईएस सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया था। तो सीडीएस और आईएसआईएस सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों हम यदि चारों ऑप्शन के बारे में बोलेंगे तो वीडियो लंबा होगा और आपका टाइम वेस्टेज ज़्यादा होगा, तो हम यानी कि किसी प्रकार आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा। यूनेस्को ने कब बनाए थे दोनों को, तो कब बनाए थे दोस्तों, 1985 में। कब बनाए दोस्तों, 1985 में इन दोनों सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था, सीडीएस आईएसए का। और कब किया था, यूनेस्को ने 1985 में। इसके बाद में ये यानी कि क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों सीडीएस और आईएसआईएस सॉफ्टवेयर का संवर्धित संस्करण, या दोस्तों हम बात कर चुके हैं कि इनका संशोधित रूप, या दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका परिष्कृत रूप, यानी कि इनको थोड़ा सुधार कर बनाया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो दोस्तों इसका परिष्कृत रूप कौन सा है, संजय सॉफ्टवेयर। जो संजय सॉफ्टवेयर वो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, तो वो बनाया गया था डेसीडॉक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, डेसीडॉक के द्वारा संजय सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। और इस सॉफ्टवेयर का निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण किया गया था कब, 1994 में। 1994 में इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, जो कि एक यानी कि शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों आप देख सकते हैं कि यानी कि लिंबायंत्रण का संबंध किससे है, यानी कि इनको मिलान कीजिए कि इनका किससे संबंधित है। तो लिंबायंत्रण किसे कहते हैं दोस्तों, हम यानी कि पाठक को जो दूसरी भाषा में लिखने की विधि, यानी किसी भी पाठक को दूसरी भाषा में लिखने की विधि होती है, उसको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, लिंबायंत्रण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला ये कि ट्रेसिंग किसे कहते हैं दोस्तों में, तो आपको पता होगा कि ट्रेसिंग ACR2 और दोस्तों इसके साथ CCC, यानी कि इन दोनों में मुख्य प्रविष्टियाँ सहायक प्रविष्टियाँ होती हैं, तो इससे संबंधित होगा ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मुख्य प्रविष्टियाँ होती हैं उनमें अतिरिक्त या अधिक सहायक प्रविष्टियाँ बनाई जाती हैं, उनके जहाँ शीर्षकों को अंकित किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, शीर्षकों को अंकित करने वाले स्थान को, तो उनको ट्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। और वो कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, तो ट्रेसिंग यानी कि जो सूची पत्रक होता है उसके पीछे लगाया जाता है दोस्तों। ट्रेसिंग कहाँ पे लगाया जाता है, जो सूची पत्रक बनाते हैं हमें, यानी कि सूची पत्रक बनाते हैं मुख्य प्रविष्टि, उनके पीछे लगाया जाता है, यानी कि लास्ट में जो कि मुख्य सहायक प्रविष्टियाँ अलग से बनाई जाती हैं, उनके शीर्षकों का मुख्य यानी कि ट्रेसिंग में लिखा जाता है, और उस ट्रेसिंग को यानी सूची पत्रक या सूची कैटालॉग कार्ड के पीछे लगाया जाता है। इसके बाद में अगला है दोस्तों कौन सा है, यानी कि टर्मिनल किसे कहेंगे दोस्तों, टर्मिनल एक युक्ति होती है कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट का कार्य करती है या परिचालन करती है। इसके बाद दोस्तों थिसॉरस क्या होता है दोस्तों, तो थिसॉरस विशेष शीर्षक की सूचियों का प्रतिनिधित्व, या जो विशेष शीर्षक सूचियाँ होती हैं, विशेष शीर्षकों की सूचियाँ, उनको थिसॉरस नाम से जाना जाता है। और पहली बार थिसॉरस किसने, PM रोजर्ट नाम के व्यक्ति ने प्रयोग किया था। कब दोस्तों, तो 1952 में।
इसके बाद में इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले में 4 है, दूसरे में 3, तो इसका पहला ऑप्शन यही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कि इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है कि कोहा ई प्रिंट कैसे सॉफ्टवेयर हैं। तो कोहा और ई प्रिंट दोनों है दोस्तों क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, और भी इनकी बात करेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। कोहा का कब निर्माण किया गया था, तो कोहा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था सन 2000 में। कब किया गया था, सन 2000 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो कटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था, न्यूजीलैंड में। और दोस्तों कोहा सॉफ्टवेयर है ये दोस्तों कौन सी भाषा में, परल यानी कि उच्च स्तरीय भाषा परल में संचालित है दोस्तों। और इस कंपनी का हम नाम लिख सकते हैं कि यानी कि कटिपो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यूजीलैंड के द्वारा इसका बनाया गया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सन 2000 में इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। इसके बाद में दूसरे सॉफ्टवेयर की हम बात कर लेते हैं, तो हमने इस यानी आंसर का तो पता लगा लिया कि इसका ए होगा। ई प्रिंट सॉफ्टवेयर है ये दोस्तों एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, डिजिटल सॉफ्टवेयर है। दोस्तों की डिजिटल पुस्तकालयों में काम में लिया जाता है, यानी कि डी प्रिंट डी स्पेस ये सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, ये कि डिजिटल सॉफ्टवेयर हैं। और ये दोनों का इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि दोस्तों एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, जिसको हम अपने अनुसार दोस्तों क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित पासवर्ड या यूजर नेम सेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिल्म नेट का वार्षिक आयोजन, जो वार्षिक आयोजन या सम्मेलन होता है वो कैलिबर के नाम से होता है। तो डेल नेट का सम्मेलन क्या होता है, तो दोस्तों पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है कि इन फिल्म नेट का वार्षिक सम्मेलन क्या है। तो दोस्तों क्या है, कैलिबर है, जिसका आयोजन इन फिल्म नेट ने कब से शुरू किया था, तो 1994 से। कब से शुरू किया, 1994 से किया। और इन फिल्म नेट के बहुत सारे आयोजन हैं जिनका वीडियो हमने लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से, जिनसे इन फिल्म नेट, डेल और OCLC तीनों के बारे में हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि इन फिल्म नेट की स्थापना किसने की, और यानी कि डेल नेट की स्थापना कब हुई, किस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई, किसने की, निसात ने। कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा दोस्तों आपको, आप जाके देख सकते हैं। तो डेल नेट का सम्मेलन क्या हो जाएगा, तो डेल नेट का इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करेक्ट ए, यानी कि नेकलिन डेल नेट का आयोजन है। और दोस्तों आपको एक खास कर यदि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वो जो अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा 700 पद की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए तैयारी करते हो, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन याद रखना है कि दोस्तों 2018 कब, 2018 में डेल नेट का राष्ट्रीय जो नेकलिन आयोजन होता है उसका आयोजन 2018 में राजस्थान के उदयपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि हाफ कैंपस पहुंच द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो ये किस लिए उपलब्ध कराई जाती है, तो ये किस लिए किए जाते हैं, दो दूरस्थ स्थान पर जो सर्वर होते हैं उनके लिए ये उपलब्ध कराई जाती है कि हाफ कैंपस पहुंच, जो भी बहुत दूर दूर स्थान पर जो सिस्टम सेट किए होते हैं, जो सर्वर सेट किए होते हैं, उनको पहुंच बनाना तो किसके आधार पर होता है, हाफ कैंपस के आधार पर होता है। इसके बाद में हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपी प्रमाणीकृत पहुंच प्रयोगकर्ताओं को तक डैश तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा सुविधा प्रदान करता है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से, तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लाइन पर्यटकों का माध्यम से, यानी कि दोस्तों लॉगिन पर्यटकों के माध्यम से हम दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों अगला अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है जिसकी वजह से यानी कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो कि डेलनेट एजेंसी के रूप में कब स्थापित किया गया था, यानी कि डेलनेट एजेंसी को कब स्थापित किया गया था। तो इसको कब स्थापित किया गया दोस्तों, 1988 में। दोस्तों यहाँ पे 1992 दे रखा है, 1991-92 में दोस्तों इसको क्रियान्वित किया गया था, यानी कि डेलनेट को क्रियान्वित कब किया गया, 1991-92 में। डेलनेट की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। किसके सहयोग से हुई थी, तो निषाद के सहयोग से, निषाद के सहयोग से हुई थी। और रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860, आप दोस्तों जब भी वीडियो देखो तो नोटबुक साथ लेके बैठा करो, ताकि यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो वो आपका एक साथ ही क्लियर हो जाए, यानी कि मैं क्वेश्चन को क्लियर तरीके से समझा देता हूँ। इसके बाद निषाद की सहायता से की गई रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत की गई इसकी स्थापना किसकी, डेलनेट की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि डेलनेट का स्थापना के समय नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, कब, 1988 में। और दोस्तों इसका नाम हो गया था
सितंबर कब? सितंबर 2000 में। कब? सितंबर 2000 में दोस्तों इसका नाम हो गया था डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, नाम हो गया था डेलनेट का। दोस्तों डेलनेट की संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन तब भी करने का मज़ा आता है जब उस क्वेश्चन के बारे में हमारे को यानी कि अच्छे तरीके से पता हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों को उसके स्थापना वर्ष के आधार पर साथ मिलाइए। तो उनकी स्थापना वर्ष के साथ मिलाते हैं। तो दोस्तों इंचडोग है वो कब स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया 1952 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इंचडोग की स्थापना की गई थी, जो अनुवाद सेवा जारी करने का कार्य करता है। इसके बाद में अगला है कि दोस्तों कौन सा शेनडोग कब स्थापना की गई थी दोस्तों इसकी? तो 1971 में। तो इसके सामने वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेशिडोग है, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1967 में। इसके हम दोस्तों जो निषाद डॉग है तो उसकी स्थापना, नेस्ट डॉग की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई 1970 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी इंच डॉग पहले में डी तो होगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? पहले में डी दूसरे में बी। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे आपको बहुत 5-7 संगठन हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और दोस्तों लाइब्रेरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यानी कि ऑप्शन के बारे में हम क्लियर जानकारी नहीं देंगे तो आपको ये याद नहीं होगा। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से उद्देश्य और सामग्रियों के आधार पर निम्नलिखित को मिलाइए। कि जिसके जो उद्देश्य हैं उनके आधार पर इनको मिलाना है। तो जो एनडीएल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? डिजिटल संसाधन से उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों जो एनपीटीईएल है तो उसका क्या है दोस्तों? निर्देश संसाधन, यानी कि जो निर्देशों से संसाधन होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों जो शोध गंगा है उसका किससे है दोस्तों? थीसिस संसाधन से। और दोस्तों जो शोध सिंधु है उसका किससे है दोस्तों? तो सहजीवी या कंसोर्टिया का बढ़ावा देने का कार्य करता है। कौन? शोध सिंधु। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में डी और चौथे में ए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। और आपको इनको अच्छी तरीके से यानी कि डिटेल में भी पढ़ना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में जो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी 1-2 बार यानी कि जिस भी सिलेबस में, किसी की भी यानी एग्जाम के सिलेबस में, लाइब्रेरी के सिलेबस में सूचना और संदर्भ सेवा दे रखा है उसमें 100% पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो किसमें कि सूचना, किसने सूचना विज्ञान को सूचना विज्ञान व विशेष जो सूचना के भंडारण और स्थानांतरण की प्रक्रिया से संबंधित है किस रूप में परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया दोस्तों? तो जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, यानी कि 1768 में इंसाइक्लोपीडिया शुरू हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने यह परिभाषा दी है किसकी दोस्तों? सूचना के बारे में। और दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के बारे में हमने डिटेल में अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड कर रखा है, जो आप यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो किसने सूचना समाज शब्द को विकसित किया? ये क्वेश्चन दोस्तों RSMSSB के द्वारा जो एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों 29 दिसंबर में, उसे पूछा गया था। तो किसने विकसित किया था? तो जे मार्टिन ने विकसित किया था सूचना समाज को। और इसके साथ साथ ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक संप्रेषण क्या है? तो औपचारिक संप्रेषण किससे संबंधित है? चारों ही ऑप्शन दोस्तों अच्छे डाले हैं एग्जामिनर ने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इन क्लियर? तो स्थानांतरण का मुद्रित प्रकार होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? औपचारिक संप्रेषण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एजेंसी ने हमारे देश में पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति प्रारूपित और क्रियान्वित की है? कि कौन सी एजेंसी ने किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है 1972, यानी कि 22 मई 1972 की इसकी स्थापना हुई थी ट्रिपल आर्लप की। ट्रिपल आर्लप ने दोस्तों राष्ट्रीय सूचना पुस्तकालय नीति का प्रारूप तैयार किया था। और ये प्रारूप तैयार करने वाला दोस्तों जो ट्रिपल आर्लप का प्रथम अध्यक्ष था डिब्बी बरुआ। कौन तो दोस्तों? डिब्बी बरुआ। डिब्बी बरुआ के द्वारा दोस्तों ये तैयार की गई थी राष्ट्रीय सूचना पुस्तकालय नीति का प्रारूप, जो दोस्तों लागू कब हुआ था? तो 31 मई 1986 को। कब हुआ था दोस्तों? 31 मई 1986 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जिसे हम दोस्तों नेपलिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि
S.R. रंगानाथन ने वर्ष में पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानूनों यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को यानी कि कब प्रतिपादित किया। यानी कि दोस्तों आप क्वेश्चन को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप उसके बारे में अच्छी से जानकारी लें। यानी कि यहाँ पे दे रखा है स्थापित, यानी कि यहाँ पे दे रखा है प्रतिपादित, यहाँ पे यदि प्रकाशित होता तो अलग हो जाता क्वेश्चन। तो किस स्थान कब कानूनों को स्थापित किया, तो कब किया था दोस्तों, तो कब किया 1928 में। कब किया गया दोस्तों 1928 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र बनाए गए थे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पुस्तकालय के लिए। और दोस्तों इन सूत्रों को प्रकाशित कब किया था, तो प्रकाशित किया था दोस्तों कब 1931 में। यानी कि आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, 1931 में प्रकाशित किया था, जिसे डॉक्टर S.R. रंगनाथन की प्रथम ही पुस्तक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के चौथे कानून में, जो पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम था, यानी कि पाठक का समय बचाएं, किस मुख्य कारक पर विचार किया गया है। तो किस मुख्य कारक पर विचार किया गया दोस्तों, हम ऑप्शन देखते हैं। तो किस मुख्य कारक पर विचार किया गया है, यानी कि दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि स्टाफ, प्रयोक्ता, प्रबंधन और समय। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वो पाठक के समय बचाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी। तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि पाठक के समय की बचत करने के लिए बोला गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्रयोक्ता का समय बचाइए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्रयोक्ता दिया है, तो यहाँ पे भी दिया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि समय बचाइए प्रयोक्ता पर विचार करता है। तो ये कहाँ पे विचार करता है, तो ये पाठक कहाँ पे विचार करता है कि एक पुस्तकालय परिसर में जो पाठक होते हैं उन पे विचार कर रहा है कि जो पुस्तकालय परिसर में जो पाठक हैं उनका समय बचाइए आप। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम। तो एग्जामिनर ने चौथा नियम अच्छी तरीके से पकड़ लिया है कि चौथा नियम है, चौथे नियम का देश का नियम है। तो दोस्तों चौथा नियम किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ग्राहक जो संतुष्टि है उसके लिए चौथा नियम दिया गया डॉक्टर S.R. रंगानाथन के द्वारा। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में विज्ञान में पहले पूछा भी गया है, बहुत अच्छी तरीके से इसके ऑप्शन डाले गए थे पहले भी और अभी भी ऐसे हैं कि पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की गुणवत्ता टेस्ट पर निर्धारित होती है। तो ये किस पर आधारित होती है दोस्तों, तो पुस्तकालय सेवा, यानी कि 4 ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों इसके, यानी कि सेवा की गुणवत्ता पे भी, संसाधनों की गुणवत्ता यानी कि जो सेवा किस प्रकार की दी जा रही है पुस्तकालय में उस पर भी निर्धारित करेगा, संसाधनों की किस प्रकार गुणवत्ता है, संसाधनों की कोई कमी तो नहीं है उस पर भी निर्धारित करेगा, समय पर सही सेवा सुपुर्द की जा रही है, यानी कि एक पुस्तकालय में सेवा है ना वो सही समय पर दी जा रही है या नहीं दी जा रही है उस पर भी निर्धारित करेगी, यानी कि पुस्तकालय की जो गुणवत्ता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा, यानी कि डी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पुस्तकालय के यानी कि सभी पर निर्धारित करती है, समय पर भी, सेवा पर भी, संसाधनों पर भी, संदर्भ सेवा जो दी जाती है पुस्तकालय में उन पर भी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 वाले में डी। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सेवर्क्यूनल मॉडल परशुराम द्वारा विकसित किया गया था, परशुराम द्वारा विकसित किया गया था, उसकी अनुसंधान टीम ने वास्तविकता, विश्वसनीय, प्रतिक्रियात्मकता, प्रतीति व सहानुभूति को सेवा गुणवत्ता की 5 आयामों के रूप में पहचाना है। तो उसकी किस 5 आयामों के रूप में यानी कि पहचान दी है, तो वास्तविकता, विश्वसनीयता, प्रतिक्रियात्मकता, प्रतीति और सहानुभूति। तो जो सेवा की गुणवत्ता को ग्राहक के दृष्टिकोण से गहरा प्रभाव डालती है, जो सेवा है ना इन 5 में से कि ग्राहक या जो दोस्तों पाठक होता है उस पर कौन सा गहरा प्रभाव डालती है, यानी कि ग्राहकों के दृष्टिकोण से ये मॉडल सबसे अधिक प्रभावशाली आयाम है। तो इन 5 में से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण या दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है एक ग्राहक के लिए वो कौन सी है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जो 5 है, यानी कि प्रतीति या सहानुभूति देना यानी कि पाठक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सेवर्क्यूनल जो दोस्तों मॉडल है को संकेत लेते समय पुस्तकालय से संबंधित स्पर्शनीय है। तो दोस्तों किससे स्पर्शनीय है, यानी कि पुस्तकालय के निर्माण से भी है दोस्तों, ये सुविधा और उपकरण से भी है, तो और कार्मिकों के स्पष्टीकरण से भी है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ये सभी के लिए मॉडल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लिबक्यूनल पुस्तकालय में सेवा गुणवत्ता हेतु सेवर्क्यूनल मॉडल को दिया गया था, यानी कि दिया गया था या अपनाया गया था दोस्तों, यानी अपनाया गया था तो या संस्करण द्वारा विकसित किया गया था। तो ये मॉडल
के द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि अनुसंधान पुस्तकालय एवं एसोसिएशन द्वारा एएल द्वारा ये मॉडल विकसित किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लेजिएरिज्म का अर्थ है दोस्तों ये प्लेजिएरिज्म का अर्थ क्या है दोस्तों। तो आप बताइए कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप एक दोस्तों यदि बीच में वीडियो को रोक कर आप दोस्तों इसका आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों इसमें ये दोस्तों जो तीनों ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि परिच्छेद का अक्षांश उठाना, बिना स्रोत के नाम दिए, दूसरों के कार्य को चुराना और अपना बताना, बिना किसी अधिकार के मूल कार्य को संक्षिप्त करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा कि ये इसके तीनों ही अर्थ निकलते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों प्लेजिएरिज्म संदर्भ को जांचने सत्यापित करने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर है, यानी कि इस संदर्भ को जांचने के लिए कौन सा एक विकसित सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा हो जाएगा, टर्निटिन भी है दोस्तों, टर्निटिन, और यूफोरस भी है दोस्तों ये सॉफ्टवेयर, यानी कि प्लेजियरिज्म चेक। और इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान दस्तावेजों में अपनाया जाने वाला अवतरण प्रारूप या प्रणालियाँ निम्नलिखित शैली पर आधारित है। तो ये किस शैली पर आधारित है दोस्तों, तो यानी कि शिकागो शैली पर भी है, एपीए शैली पर भी है, एमएलए शैली पर भी है। तो इसका ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो दोस्तों आपको सबको पता ही होगा कि भारत सरकार ने पिछले करों में प्रतिस्थापित करने के लिए 2017 में जीएसटी शुरू किया गया था। तो जीएसटी का अर्थ क्या है दोस्तों, सभी को पता है कि गुड एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इसमें गुड एंड सर्विस टैक्स कौन सा है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है, राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कारक जो संसाधनों बंटवारे का प्रभावित करता है, जो संसाधनों के बंटवारे को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक करता है कि यानी पहला भी करेगा, दस्तावेजों को बढ़ावा मूल्य जरूर प्रभावित करेगा, पुस्तकालय को स्थान में बाधा, दस्तावेजों की बढ़ी हुई आयाम। तो ये दोस्तों तीनों ऑप्शन यानी कि प्रभावित करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो उपयुक्त सभी, यानी कि 58 का दोस्तों जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि यानी ऊपर वाले तीनों कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। इसका हम दोस्तों ये दो क्वेश्चन है जो आपके लिए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन तो डिलीट हो गया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन तो दोस्तों डिलीट हो गया था। इसके बाद हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न पुस्तकालयों में पुस्तकों, आवधिक पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों की संयुक्त सूची किस नाम से जानी जाती है या उसे किस नाम से कहा जाता है। तो बहुत सारे पुस्तकालयों की सूची तो हम दोस्तों संयुक्त सूची के नाम से जानते हैं, और दोस्तों बहुत सारे जो पुस्तकों और आवधिक पत्रिकाओं की सूची होती है उससे दोस्तों हम यूनियन कैटालॉग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यूनियन कैटालॉग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये दो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में इनके आंसर देने हैं कि मुदालियर आयोग कब प्रतिष्ठित किया गया था, और दोस्तों भारत में प्रथम पुस्तकालय विधेयक हेतु कौन उत्तरदायी है। यानी कि दोस्तों जो भारत में प्रथम पुस्तकालय विधेयक यानी कि प्रथम पुस्तकालय कानून पारित हुआ था, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, उसके लिए कौन उत्तरदायी है। ओके दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए किसी भी क्वेश्चन में क्यूरी हो तो। और दोस्तों ये मेरे पर्सनल नंबर है जिस पे आप दोस्तों किसी भी प्रकार के दोस्तों आपको यदि की क्यूरी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।